वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। नगवा की एक सदी पुरानी और इतनी ही लंबी कहानी जो अपने अंजाम तक पहुंचकर हर बार अपने साथ एक नया अध्याय जोड़ लेती है। उसके मुख्य किरदार के बारे में जानने के लिए आप सब बहुत बेताब होंगे। साथ ही साथ ये जानने के लिए भी बेताब होंगे कि लल्लन के घर वालों ने नितिन से क्या कहा था। इसीलिए मैं इंट्रोडक्शन में ज्यादा समय ना लेकर कहानी आगे बढ़ाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कम समय में बहुत सी अधूरी बातें पूरी करनी है और ये भी बताना है कि कुएं के अंदर से आती हुई दर्द भरी रोने की और सुरीले गाने की वो आवाज किसकी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, और जिन्होंने सुरीला कुआं का पहला पार्ट नहीं देखा वो ये वीडियो देखने से पहले उसे जरूर देख ले। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। लल्लन की मौत की जो वजह नितिन को बताई गई थी उसे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, क्योंकि लल्लन उसके बचपन का दोस्त था और वो उसे बहुत अच्छी तरह जानता था। नितिन जानता था कि लल्लन एक बहुत अच्छा तैराक है, जिस वजह से वो ये सोच सोचकर परेशान था कि आखिर लल्लन कुएं में डूबकर कैसे मर सकता है। फिर उसने सोचा शायद लल्लन ने आत्महत्या की होगी, लेकिन उसके आसपास आत्महत्या का कोई कारण नजर नहीं आ रहा था। इसी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान था, और अगर वजह होती या वो किसी बात से परेशान होता तो उसे जरूर बताता, क्योंकि लल्लन अक्सर शहर में उससे मिलने जाया करता था। लेकिन उसे देखकर नितिन को बिल्कुल भी ये नहीं लगा कि वो किसी बात से परेशान है या वो आत्महत्या करने की सोच भी सकता है। उसने ये भी सोचा कि शायद अपनी ही लापरवाही से लल्लन जब कुएं में गिरा होगा तब उसके सिर या शरीर में कहीं भी गहरी चोट लगी होगी, जिस वजह से वो तैर ना पाया होगा और पानी में डूब गया होगा। नितिन ने हर तरह से सोचा और लल्लन की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि एक हादसा या हत्या है इस निष्कर्ष पर पहुंचा, क्योंकि वो समझ चुका था कि लल्लन की मौत का सच उससे छुपाया जा रहा है। लेकिन उसे नहीं पता था कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, और वो किसी भी तरह उसकी मौत का सच जानना चाहता था। वो ये जानने के लिए बेताब था कि आखिर किसने और क्यों उसकी हत्या की होगी, या उसके साथ वो हादसा कैसे हुआ होगा। और इस बात की जानकारी उसे लल्लन के माता पिता से ही मिल सकती थी। लेकिन नितिन के दादाजी वीरेंद्र प्रताप ने उसे लल्लन के घर वालों से मिलने नहीं दिया था। इसकी वजह थी उनका डर। लेकिन जब वीरेंद्र प्रताप त्र्यंबकेश्वर गए तब नितिन को लल्लन के घर वालों से मिलने का मौका मिल गया। उनके जाते ही वो तुरंत लल्लन के माता पिता के पास जा पहुंचा और उनसे लल्लन की मौत की वजह पूछी। लल्लन के माता पिता ने पहले तो नितिन से उसकी मौत के बारे में कुछ भी बताने को इनकार कर दिया, यहाँ तक कि बात करने से ही साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह वीरेंद्र प्रताप थे, क्योंकि शायद उन्हें पहले ही पता था कि नितिन उनके पास जरूर जाएगा, जिस वजह से उन्होंने पहले से ही ये हिदायत दे दी थी कि वो उससे लल्लन की मौत के बारे में कुछ भी ना बताए। उन्हें इस बात का पूरा यकीन था कि लल्लन की मौत की वजह जानकर नितिन कुएं के पास जरूर जाएगा, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि नितिन के मन में कुएं के पास जाने की कोई भी वजह या उत्सुकता हो। यही वजह थी कि उन्होंने भी उसे लल्लन की मौत के बारे में सिर्फ इतना ही बताया था कि वो कुएं में डूबकर मरा है। क्यों और कैसे डूबा ये नहीं बताया था। उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि नितिन लल्लन की मौत की वजह जानना चाहता है। वीरेंद्र प्रताप नितिन को कुएं से दूर क्यों रखना चाहते थे ये तो आप सभी जानते ही होंगे। वीरेंद्र प्रताप के डर से लल्लन के माता पिता ने नितिन से उसकी मौत के बारे में पहले कुछ नहीं बताया, लेकिन नितिन के बार बार पूछने और इस बात का भरोसा दिलाने के बाद कि वो अपने दादाजी से कुछ भी नहीं बताएगा, वो उससे वो सब बता देते हैं जितना उन्हें लल्लन की मौत की वजह के बारे में पता था।
लल्लन की मौत की कहानी की शुरुआत उस रात से हुई जिस रात वो पहली बार खेत से देर से आया था। उस समय वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। वो पहली बार था जब लल्लन को खेत से घर वापस आने में देर रात हुई थी। नहीं तो वो सूरज ढलने के बाद ज्यादा अंधेरा होने से पहले ही घर वापस आ जाता था। उस रात उसने ना तो खाना खाया था और ना ही किसी से ढंग से बात की थी। अपने माता पिता के बार बार पूछने पर भी उसने देर से घर आने का कारण नहीं बताया था। रात बहुत हो गई थी, जिस वजह से उसने आंगन में चारपाई बिछाई और उस पर लेट गया। वो गर्मी का मौसम था और गर्मियों की रात वो आंगन में ही सोया करता था। उसी रात लल्लन की माँ सुबह 5 बजे जब उठी तो उसने देखा कि लल्लन चारपाई पर नहीं है। तो उसने सोचा शायद वो शौच के लिए गया होगा और वो अपने कामों में व्यस्त हो गई। सवेरा होते ही लल्लन घर वापस आ गया। उस वक्त वो बहुत खुश लग रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से खोई हुई कोई चीज उसे वापस मिल गई हो। सबके साथ घुल मिलकर रहने वाला लल्लन अकेले रहने लगा था। उसके माता पिता जब भी उससे बात करने की कोशिश करते या उसके पास जाते तो देखते कि वो अपने ही ख्यालों की दुनिया में खोया हुआ रहता था। वो अपने आप से बातें करने लगा था। जैसे जैसे पूर्णिमा की रात नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे लल्लन के माता पिता ने उसके व्यवहार में बहुत ज्यादा बदलाव महसूस किया। 11 की रात को लल्लन के माता पिता को पहली बार पता चला कि वो घर से गायब रहता है। उस रात लल्लन की माँ की नींद रात में 2 बजे खुली तो उसे पता चला कि लल्लन घर पर नहीं है। उसने रात भर उसके वापस आने का इंतजार किया, लेकिन वो सुबह होने के बाद घर वापस आया। अपनी माँ के ये पूछने पर कि वो रात भर कहाँ था, तो उसने सिर्फ इतना ही कहा कि उसने मुझे बुलाया था तो मैं उसके पास गया था। क्यों और किसने बुलाया था, ये लल्लन ने नहीं बताया। लल्लन की बात सुनकर उसकी माँ को ऐसा शक हुआ कि वो रात में किसी लड़की से मिलने गया था। अगली रात भी जब लल्लन ने वैसा ही किया और सुबह वही जवाब दिया, तब उसकी माँ का शक यकीन में बदल गया और पिछली 2 रातों में जो कुछ भी हुआ वो सब लल्लन के पिता से बताया। अपने माता पिता द्वारा बार बार पूछने पर भी जब लल्लन ने ये नहीं बताया कि वो रात में कहाँ और किससे मिलने जाता है, तब उन्होंने खुद उसका पीछा करके पता लगाने का फैसला किया। जैसे ही रात हुई वैसे ही वो दोनों लल्लन पर नजर रखने लगे कि आखिर वो जाता कहाँ है। उस रात भी पहले की तरह ही लल्लन खाना खाकर आंगन में चारपाई बिछाकर उस पर लेट गया। उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि उसके माता पिता क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। रात में 12 बजने से पहले लल्लन चुपचाप बिस्तर पर लेटा रहा, लेकिन 12 बजते ही वो उठा और चुपचाप बाहर चला गया। दूसरे कमरे से उस पर नजर रख रहे उसके माता पिता भी उसके पीछे पीछे गए। चांद की रोशनी में लल्लन के माता पिता उसका पीछा करते हुए समझ गए कि वो कुएं की तरफ जा रहा है और आवाज लगाकर उसे रोकने की कोशिश करने लगे। लेकिन उन दोनों की आवाज लल्लन के कान तक पहुंच ही नहीं रही थी। उस वक्त वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा गए थे। घबराहट में वो दोनों अंदर तक सूख गए थे। वो किसी भी तरह लल्लन को कुएं के पास जाने से रोकना चाहते थे। वो दोनों दौड़कर उसके पास गए और उसे पकड़कर घर वापस लाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो दोनों मिलकर भी उसे रोक नहीं पा रहे थे। लल्लन गाना गुनगुनाते हुए कुएं की तरफ चला जा रहा था। उसके माता पिता को भी एक औरत के गाने की आवाज सुनाई देने लगी, जिसके बोल थे, आजा रे अब तो तू आजा रे। वो आवाज इतनी दर्द भरी थी कि उसे सुनकर उन दोनों का मन उदास हो गया और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। एक पल के लिए तो वो भूल ही गए थे कि वो दोनों अपने बेटे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और जब तक उन्हें होश आया तब तक लल्लन कुएं के पास पहुंच चुका था और बाट पर बैठकर बातें करने लगा। वो दोनों उसे कुएं की बाट पर बैठा देखकर एकदम से शांत हो गए और वहीं खड़े होकर उसे देखकर रोने लगे।
कुएं के पास पहुंचकर गाने की आवाज सुनाई देना बंद हो गई थी। लल्लन के माता पिता का दिल बैठे जा रहा था। उसकी माँ तो कांप रही थी, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि अब उसका बेटा जिंदा नहीं बचेगा। उस समय वो दोनों लल्लन की बातें सुनने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते थे। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगा। बस कुछ दिनों की और बात है, उसके बाद मैं सब कुछ छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगा। लल्लन की इस तरह की बातें सुनकर रोने के अलावा वो दोनों कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। उसकी माँ ने रोते हुए बहुत बार उसे पुकारा, लेकिन उसके लिए तो जैसे वो दोनों वहां थे ही नहीं। एक वो वहां था और जिसके लिए वो वहां आया था एक वो। लल्लन के माता पिता सुबह होने तक वहीं बैठे रोते रहे। सुबह होते ही लल्लन पहले की तरह घर चला गया, लेकिन उसके माता पिता उसके पीछे न जाकर वीरेंद्र प्रताप के पास गए और लल्लन के बारे में सब कुछ बताया। उन दोनों की बात सुनकर वीरेंद्र प्रताप तुरंत कुएं के पास गए। वहां जाकर उन्होंने जो देखा उससे उनकी समझ में आ गया कि आखिर लल्लन कैसे कुएं के पास पहुंचा, वो भी पूरे 15 सालों बाद। लेकिन फिर भी वो चिंतित नहीं थे, क्योंकि वो पहली बार था जब किसी ने कुएं से आ रही आवाज सुनी थी और कुएं का मुंह मजबूत जाली से बंद था। इसलिए उन्हें पूरा यकीन था कि मजबूत जाली लल्लन को मरने से बचा लेगी। लेकिन फिर भी उसके माता पिता को उसकी फिक्र तो थी ही। जब से उन्हें पता चला था कि कुएं का अगला शिकार उनका बेटा है, तब से वो सिर्फ भगवान को उन्हें बचा लेने की उम्मीद ही कर रहे थे और भगवान के सामने बैठे दिन रात प्रार्थना करते रहते थे। और उनके लिए एक एक पल एक एक मौत के बराबर था। उस दिन लल्लन को उसके माता पिता ने कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया और उन्होंने उसे कमरे से बाहर निकलने को नहीं दिया। यहाँ तक कि शौच तक के लिए भी उसे नहीं जाने दिया। उन्होंने उसे खाना भी उसी कमरे में दिया था, लेकिन उसने खाना खाया था या नहीं ये नहीं देखा। उस दिन तो लल्लन कुछ नहीं बोला, शांत रहा। लेकिन पूर्णिमा के दिन सूरज ढलते ही वो कमरे से बाहर निकलने के लिए बेचैन हो गया। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, मुझे बाहर निकालो, मुझे उसके पास जाना है, मुझे बाहर निकालो, मुझे उसके पास जाना है। और किसी चीज से दरवाजा तोड़ने की कोशिश भी कर रहा था। वो लगभग 3 घंटों तक चिल्लाता रहा और दरवाजा खटखटाता रहा और फिर अचानक शांत हो गया। लल्लन की माँ को जब उसकी चिंता हुई तो उसने उसे आवाज लगाई, लेकिन लल्लन ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। लल्लन ने कहीं कुछ गलत कदम तो नहीं उठा लिया, ये देखने के लिए उसकी माँ ने दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर गई तो उसने देखा कि कमरे के अंदर वो बेहोश पड़ा था। लेकिन बेहोशी की हालत में भी वो सिर्फ यही रट लगाए हुए था, मुझे उसके पास जाना है, मुझे उसके पास जाने दो, वो मेरा इंतजार कर रही है। ये सोचकर कि सिर्फ एक रात की तो बात है, सुबह सब ठीक हो जाएगा, उसके माता पिता ने एक बार फिर दरवाजा बंद करके उस पर ताला लगा दिया और रात भर वहीं बैठे रहे। लेकिन जब सुबह ताला खोलकर देखा तो लल्लन कमरे में नहीं था। उसे कमरे में न पाकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हैरान थे कि आखिर दरवाजे पर ताला लगा होने के बाद भी लल्लन कमरे से बाहर कैसे निकला। उन्हें किसी अनहोनी की आशंका हो चुकी थी और उनके पास ज्यादा सोचने का वक्त भी नहीं था। इसीलिए वो तुरंत रोते बिलखते कुएं के पास पहुंचे और देखा कि कुएं के बाट और उसकी जाली टूटी हुई थी। वो देखकर उनकी हिम्मत कुएं के अंदर झांकने की नहीं हुई। वो दोनों वहीं बेसुध होकर गिर गए और आगे क्या हुआ होगा वो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। उनकी वो दिल चीर देने वाली और दिल दहला देने वाली रोने की आवाज सुनकर वहां खड़े सभी लोगों का दिल पसीज गया। वो भी अंदर ही अंदर टूट चुके थे। उन दोनों को लल्लन के पीछे भागते हुए देखकर गांव के कुछ लोगों ने उनका पीछा किया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो लोग कुएं की तरफ जा रहे हैं तो जवान आदमी और लड़के आधे रास्ते से ही वापस लौट आए। लेकिन बुजुर्ग उनके पीछे गए, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि वो कुआं सिर्फ जवान लोगों की ही जान लेता है। क्योंकि टूटी हुई बाट और जाली देखकर
वो सभी लोग समझ चुके थे कि उनका बेटा लल्लन कुएं के अंदर ही है। उनमें से कुछ लोगों ने उन दोनों को संभाला और कुछ लोगों ने कुएं के अंदर झांक कर अपना शक दूर किया और फिर लल्लन की लाश को कुएं से बाहर निकाला और फिर उसका अंतिम संस्कार किया गया। लल्लन के माता पिता को जितना पता था उतना उन्होंने नितिन से सब सच सच बता दिया, और जो उन्हें पता नहीं था वो उसे कुछ दिनों बाद खुद पता चलने वाला था। लल्लन कुएं के पास कब और कैसे गया था, इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं थी। पूरी बात सुनने के बाद नितिन के मन में सवाल आया कि लल्लन आखिर कमरे से बाहर कैसे निकला और कुएं की बाट और वो मजबूत जाली किसने और कैसे तोड़ी होगी, क्योंकि जो उन्होंने बताया अगर वो सच है तो इतनी मजबूत जाली को तोड़ना अकेले लल्लन के बस की बात नहीं थी और किसी ने भी लल्लन को वो जाली तोड़ते हुए नहीं देखा था। इसीलिए उसने उनकी बातों पर पूरा भरोसा ना करके खुद सच्चाई पता लगाने का फैसला किया और अपने साथ विनोद और 2 लड़कों को भी कुएं के पास ले जाकर उनकी जान भी खतरे में डाल दी थी। कुएं के पास जाने के बाद नितिन, विनोद और बाकी के उन 2 लड़कों के साथ भी वही सब होने लगा जो लल्लन के साथ हुआ था। लल्लन के साथ क्या हुआ था वो सब आपने उतना ही जाना जितना उसके माता पिता ने देखा और बताया था, लेकिन उन्होंने जो नहीं देखा और नहीं बताया वो अब मैं आपको बताऊंगी। लल्लन अपने खेत से मवेशियों को भगाते हुए कब कुएं के पास पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। उसे अपना लापरवाही की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। कुएं के पास जाने के बाद वो चारों लल्लन की तरह ही खोए खोए रहने लगे थे। वो न तो किसी से बात करते थे और न ही ढंग से खाना खाते थे, और रात में जैसे ही 12 बजते वो चारों कुएं के पास पहुंच जाते। दिन में भी उन्हें देखकर ऐसा लगता जैसे वो किसी से बातें कर रहे हैं और गाना गाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल चुकी थी कि नितिन, विनोद और उनके 2 दोस्त कुएं के अगले शिकार हैं। इसीलिए पूरे गांव में मातम पसरा हुआ था। लेकिन इस बात से अनजान वीरेंद्र प्रताप त्र्यंबकेश्वर से नारायण बलि अनुष्ठान द्वारा अभिमंत्रित किया हुआ धागा लेकर वापस लौट रहे थे। वो जब गांव वापस लौटे तो सभी गांव वालों के उदास चेहरे देखकर समझ गए कि वो सभी फिर किसी अनहोनी के होने से डरे हुए हैं। लेकिन उन्होंने उन्हें समझाया कि अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो त्र्यंबकेश्वर से पहले की तरह धागा ले आए हैं। गांव वालों ने वीरेंद्र प्रताप से नितिन के बारे में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन जब वो घर गए तो नितिन से मिले तो सब समझ गए, क्योंकि जिस हालत में वो उस वक्त था उसी हालत में कभी उनका बेटा भी था जिसे वो खो चुके थे। लेकिन वो घबराए नहीं और तुरंत कुएं के पास जाकर वो धागा कुएं के बाट के चारों तरफ लपेट आए। उन्हें यकीन था कि वो धागा उनके पोते को बचा लेगा, लेकिन उन्हें पूरा यकीन नहीं था कि ऐसा होगा या नहीं, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था जब कुएं की वो आवाज किसी के सुनने के बाद धागा बांधा गया था। नहीं तो धागा पहले ही बांध दिया जाता है। वीरेंद्र प्रताप जल्द से जल्द नितिन को गांव छोड़कर शहर जाने को कहते हैं, लेकिन नितिन गांव छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। पहले तो नितिन को सिर्फ अपने दोस्त लल्लन की मौत की वजह जाननी थी, लेकिन जब से वो कुएं के पास गया था और वो आवाज सुनी थी, तब से उसे सुनी सुनाई बातों पर भरोसा होने लगा था और वो जानना चाहता था कि कुएं से आती वो आवाज किसकी है। उसने वीरेंद्र प्रताप से कहा कि जब उसे कुएं की हर एक सच्चाई का पता चल जाएगा तो वो गांव से चला जाएगा। जिस सच्चाई से वीरेंद्र प्रताप अपने पोते को दूर रखना चाहते थे, उसकी जान बचाने के लिए उन्हें वो सच्चाई बतानी पड़ी। वीरेंद्र प्रताप ने बताना शुरू किया कि कुएं से आती हुई वो सुरीली आवाज किसकी है, कौन है वो जो हर पूर्णिमा की रात एक जवान लड़के की जिंदगी लेने की कोशिश करती है। ये बात लगभग 90 साल पुरानी है। उन दिनों पूरे भारत में आज़ादी का संघर्ष चल रहा था। तब लोग न तो शिक्षित थे और न ही जागरूक, जिस वजह से लोग सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कर लेते थे। वैसे आज के समय में भी लोगों का हाल कुछ वैसा ही है और आज भी उन्हें बरगलाना बहुत ही आसान है, लेकिन तब बात कुछ और ही थी।
तब लोगों के मन में भूत प्रेत और डायनों का डर पैदा करके किसी भी बात पर भरोसा दिलाना बहुत ही आसान था। मेरे दादाजी ने बताया था कि उन दिनों नगवा के पड़ोसी गांव में लता नाम की एक लड़की थी जो बहुत ही सुरीला गाती थी। जिसने भी उसका गाना सुना था और जिसे भी संगीत की थोड़ी बहुत भी समझ थी, वो सिर्फ एक ही बात कहता था कि उसके गले में सरस्वती का वास है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब लता गाना गाती थी तो इंसानों के साथ साथ जानवर भी अपनी सुध-बुध खोकर उसकी तरफ खींचे चले जाते थे। लेकिन कुछ लोग उससे डरते भी थे क्योंकि जब वो राग मल्हार गाती थी तो कई बार बारिश होने लगती थी और दीप मल्हार गाने पर दीपक जलने लगते थे, जिस वजह से बहुत से लोगों को लगता था कि वो डायन है क्योंकि उसके दादाजी एक बहुत बड़े तांत्रिक थे। ये बात सच्ची है या झूठ मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे दादाजी का कहना तो यही था। लता हमारे नगवा गांव के एक लड़के सुधीर से प्रेम करती थी और वो भी उससे प्रेम करता था। हमारे गांव के लोग लता के बारे में जानते थे, लेकिन वो उससे डरते थे क्योंकि उन्होंने भी उसके डायन होने की अफवाह सुनी हुई थी। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उनके गांव के लड़के से ही उसका प्रेम प्रसंग है और वो दोनों शादी करना चाहते हैं। एक बार जब सुधीर लता से मिलने उसके गांव गया, तब उसके गांव वालों ने उन दोनों को एक साथ देख लिया। तब सबको उनके प्रेम प्रसंग के बारे में पता चला। लता के गांव वाले उन दोनों की शादी करवाना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि लता एक डायन है और इस बात का डर था कि डायन से कोई शादी नहीं करेगा। इसीलिए उन्होंने जल्द से जल्द लता की शादी सुधीर से करवाकर गांव से विदा करने का सोचा। लेकिन हमारे गांव के लोग भी लता को डायन मानते थे और वो किसी भी कीमत पर उसकी शादी सुधीर से नहीं होने देना चाहते थे। जब नगवा के लोगों को सुधीर और लता के प्रेम प्रसंग के बारे में पता चला तो सबसे पहले तो उन्होंने सुधीर को लता से दूर करने की पूरी कोशिश की। वो उस पर नजर रखने लगे ताकि वो किसी भी तरह लता से मिलने न जा पाए, और फिर उन्होंने सुधीर के माता पिता पर उसकी शादी करवाने का जोर डाला। लेकिन सुधीर किसी भी कीमत पर लता के अलावा किसी और लड़की से शादी करने को तैयार नहीं था। पूरा गांव एक तरफ था और सुधीर अकेला। उसके माता पिता भी गांव वालों के आगे झुक गए और उसकी शादी तय हो गई। लेकिन किसी भी कीमत पर सुधीर लता के अलावा किसी और लड़की से शादी करने को तैयार नहीं था। इस बात से अनजान कि सुधीर के गांव वाले उसे दूर रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उसकी शादी कहीं और तय हो गई है। लता हर रात लगभग 12 बजे जब पूरा गांव सो जाता, तब गांव के पास आकर गाना गाकर उसे बुलाने की कोशिश करती। लेकिन जब सुधीर नहीं आता तो निराश होकर वापस लौट जाती। सुधीर के कानों तक लता के गाने की आवाज पहुंच जाती थी, लेकिन वो उसके पास नहीं जा सकता था क्योंकि वो मजबूर था। लेकिन उसने ठान लिया था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए वो लता से मिलकर ही रहेगा। एक रात जब सुधीर को लता के गाने की आवाज सुनाई दी तो वो गुपचुप तरीके से उसके पास जा पहुंचा। उसे नहीं पता था कि उस समय भी कोई उस पर नजर रख रहा है और उसका पीछा कर रहा है, क्योंकि उस समय रात के 12 बज रहे थे। सुधीर लता से बताता है कि उसके घर वालों ने गांव वालों के दबाव में आकर उसकी शादी कहीं और तय कर दी है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ उसी से शादी करना चाहता है। उसकी बात सुनकर लता ने भी कहा कि चाहे जो भी हो जाए वो शादी उसी से ही करेगी। उन दोनों की बातें उस समय घासीदास सुन रहा था, जो सुधीर का पीछा करते करते वहां तक जा पहुंचा था। लता ने सुधीर को वापस नहीं जाने दिया। वो उसे अपने साथ अपने घर ले गई। सुबह घासीदास ने सभी गांव वालों को ये बात बता दी कि लता सुधीर को अपने साथ ले गई है। गुस्साए नगवा गांव वाले लता के गांव सुधीर को वापस लेने जा पहुंचे, लेकिन वहां ना तो सुधीर था और न ही लता। वो दोनों रात में ही गांव छोड़कर कहीं दूर चले गए थे। कुछ दिनों बाद जिस घर में सुधीर की शादी तय हुई थी, उस घर में आग लग गई और उस आग में उसकी मंगेतर सहित उसके पिता की जलकर मौत हो गई, जिसका जिम्मेदार गांव वालों ने लता और सुधीर को माना। उनका मानना था कि वो आग लता ने अपनी तंत्र विद्या से लगाई थी, क्योंकि वो उसे डायन मानते थे। ये सोचकर नगवा वाले लता से नफरत करने लगे थे।
गांव वाले समझ रहे थे उन्हें दोबारा सुधीर की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी, लेकिन एक दिन अचानक सुधीर लता को लेकर वापस आ गया। वो दुल्हन के लाल जोड़े में थी। उसकी मांग में सिंदूर था, हाथों में चूड़ियां थी। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि सुधीर और उसने शादी कर ली है। समय बीतने के साथ गांव वाले उसके और लता के रिश्ते को स्वीकार कर लेंगे और उन दोनों को अपना लेंगे। ये सोचकर सुधीर शादी करने के बाद लता को अपने साथ गांव लाया था। लेकिन उसे क्या पता था कि वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होगी, क्योंकि गांव वालों ने तो ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए वो कभी भी लता और सुधीर को गांव में घुसने नहीं देंगे। वो लता की जान के दुश्मन हो गए थे, क्योंकि उन दोनों की अनुपस्थिति में गांव में जितनी भी दुर्घटनाएं हुई थी उनका जिम्मेदार गांव वाले उसे ही मानते थे। गांव वालों को जैसे ही पता चला सुधीर लता को लेकर वापस लौट आया है, वो सभी लता के खून के प्यासे हो गए। उनकी इंसानियत मर गई और उनके अंदर का जानवर बाहर आ गया। उन्होंने लता को जान से मारने की ठान ली और लाठी, डंडे, पत्थर और कुल्हाड़ी और बाकी चीजें लेकर जिसके हाथ जो आया वो लेकर सुधीर के घर जा पहुंचे। लता जैसे तैसे उन हैवानों से अपनी जान बचाकर वहां से भागी, लेकिन उन्होंने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से वहां भागती रही, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी मौत कितनी दर्दनाक होने वाली है। आखिरकार जब उसके पैरों ने जवाब दे दिया और उसकी हिम्मत टूट गई, तो वो एक कुएं के पास बेसुध होकर गिर पड़ी। भले ही वो बेसुध थी, लेकिन अपने चारों तरफ खड़े उन दरिंदों की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। कोई कह रहा था, इसे जिंदा जला दो। कोई कह रहा था, नहीं नहीं, इसे पीट पीट कर मार डालो। तो कोई कह रहा था, ये एक डायन है, ये इतनी आसानी से नहीं मरेगी, इसे पेड़ से बांध दो, बाकी का काम खुद ब खुद हो जाएगा। तब भी उसने हार नहीं मानी थी और हिम्मत जुटाकर वहां से भागकर अपने आप को बचाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने उठकर भागने की कोशिश की, वो सीधे कुएं में जा गिरी। वो बेचारी कई दिनों तक कुएं में भूखी तड़पती रही और बेरहम गांव वालों से पूछती रही कि मेरी क्या गलती है जो मुझे ऐसी सजा दी। वो कभी उनसे माफी मांगती तो कभी कुएं से बाहर निकलने की मिन्नतें करती, कभी रोती, कभी गिड़गिड़ाती। सुधीर कुएं के पास बैठा उसकी पुकार सुनता रहा, लेकिन उसकी मदद के लिए कुछ ना कर सका, क्योंकि वहां उसके अलावा वो लोग भी थे जो लता को डायन मानते थे। जब लता समझ गई कि अब वो नहीं बचेगी, तो वो कभी हंसती, कभी रोती, कभी गाने लगती। उसका हंसना, रोना और गाना इतना दर्द भरा और करुणामयी था कि पत्थर भी पिघल जाए, लेकिन पत्थर हो चुके गांव वालों के दिल नहीं पिघले। उसकी अंतिम सांस वो वहीं कुएं के पास ही बैठे रहे, ये देखने के लिए कि कोई उसे कुएं से बाहर ना निकाल ले। अंतिम सांस लेने से पहले लता ने श्राप दिया था कि जिस तरह मैं अंतिम सांस तक अपनी जिंदगी के लिए तरसती रही और तड़प तड़प कर मर रही हूँ, उसी तरह गांव वाले भी अपनी और अपनों की जिंदगी के लिए तब तक तड़पेंगे जब तक वो अपनी अंतिम सांस नहीं ले लेते। और फिर उसकी अंतिम सांस उसने ले ली और वो इस दुनिया से चली गई। सुधीर लता की मौत का सदमा बर्दाश्त न कर सका। वो पागल हो गया था और पूरा दिन लता लता चिल्लाता हुआ इधर उधर भटकता रहता। फिर एक रात सुधीर ने उसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। वो रात पूर्णिमा की रात थी। लता के मरने के बाद भी कुएं के अंदर से उसकी दर्द भरी चीखें, मदद की गुहार और उसके गाने की आवाजें सुनाई देती रही, जो आज तक सुनाई दे रही हैं। उसकी आवाज को सुनने वाले जवान लड़के पूर्णिमा की रात कुएं में कूदकर जान देने लगे। पहले तो गांव वालों के समझ में कुछ नहीं आया, क्योंकि वो सब अचानक हुआ था। फिर जब गांव वालों ने कुएं के अंदर से आती आवाजें सुनी और ये महसूस किया कि वही आवाजें सुनने के बाद गांव के जवान लड़के खोए खोए रहते और पूर्णिमा की रात कुएं में डूबकर मर जाते, तब गांव वालों को लता की आखिरी बात याद आई। तब वो समझ गए कि लता का श्राप गांव वालों को लग चुका है। गांव वालों ने उसका श्राप टालने की बहुत कोशिश की,
लेकिन वो हर तरह से नाकाम साबित हुए। जिन गांव वालों ने लता का अंतिम संस्कार तक नहीं होने दिया था, उन्होंने उसका श्राद्ध और न जाने कौन कौन से यज्ञ और अनुष्ठान किए ताकि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सके और उन्हें उसके श्राप से मुक्ति मिले। लेकिन उसका श्राप आज भी जैसे का तैसा है। लेकिन कुछ पुण्य आत्माओं की वजह से उसके श्राप का असर कुछ सालों के लिए टल जरूर जाता है। वीरेंद्र प्रताप भी उन्हीं लोगों में शामिल थे। अपने दादाजी की बात पूरी सुनने के बाद नितिन को अपने कुछ सवालों के जवाब तो मिल चुके थे, लेकिन फिर भी कुछ सवाल थे जिनके जवाब उसे नहीं मिले थे। वो सवाल क्या थे और उनके जवाब जानने के लिए आपको अगले पार्ट का इंतजार करना पड़ेगा। इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। आपको यहाँ तक ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और भी लोग इन कहानियों को सुन सकें। मिलती हूँ आप सभी से बहुत जल्द इस कहानी के तीसरे और आखिरी भाग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय बाबा महाकाल।